This is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the Contract Act 1872, that is the wide agreement under the Indian Contract Act 1872, section 25 to 30. तो सेक्शन 25 to 30 हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें वो सारे वाइड एग्रीमेंट जो है बताए गए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कुछ ऐसे एग्रीमेंट बताए गए हैं जो कि वाइड एब अनिशू है, और अगर ऐसे एग्रीमेंट किए जाते हैं तो उनको कोर्ट में इन्फोर्सेबल जो है नहीं कराया जा सकता। तो सेक्शन 25 to 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें जो है बेसिकली आप समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन से ऐसे सेक्शन दे रखे हैं जिसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट टोटली ही वाइड होता है, वाइड एब अनिशू होता है, कोर्ट में जाके आप इसको जो है इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते हैं। तो देखिए, तो सेक्शन 25 to 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मेंशंस दोज एग्रीमेंट विच आर वाइड। Wide agreements are defined in the section 2G of the act. An agreement is not enforceable by law is said to be void. वाइड एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2G के अंडर, वो सारे एग्रीमेंट जिनको कोर्ट में कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू जो है इन्फोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता है, वो सारे क्या हैं, वाइड हैं। द सेक्शन 25 to 30 ऑफ द एक्ट मेंशंस फॉलोइंग एग्रीमेंट टू बी वाइड। तो सेक्शन 25 to 30 ऐसा बताता है। देखिए, स्पेशली जो है कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको आप कर ही नहीं सकते। अगर आप उनको करते हैं और वहाँ पे पार्टीज़ की लाइबिलिटी बनती है और कोई पर्सन जो है अपनी लाइबिलिटी को नहीं निभाता है, तो कोर्ट में जाके फिर आप उसको उसका पार्ट निभाने के लिए जो है फोर्स नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ द वाइड कॉन्ट्रैक्ट एब एन इश्यू। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बता रखे हैं जो कि शुरू से ही क्या माने जाते हैं, एब एन इश्यू क्या माने जाते हैं, वाइड माने जाते हैं। सबसे पहले आपके पास एग्रीमेंट विदाउट द कंसिडरेशन, तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सेक्शन 25 क्लियर बोलता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो है विदाउट कंसिडरेशन हो ही नहीं सकता। अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एक्सेप्शन वहाँ पे दे रखे हैं सेक्शन 25 के अंडर, वो भी आपने देखे, जिसमें आपने देखा कि पास सर्विस के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, या फिर गिफ्ट अगर आप कर रहे हैं, या फिर टाइम बार डेप्ट में जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे था और उसमें आप की लाइबिलिटी बनती थी, लेकिन बाद में आप कोई प्रॉमिस करते हैं पैसे देने की, तो उन कंडीशन में जो है कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड होता है, वो एग्रीमेंट वैलिड होता है। अदरवाइज़ विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। ये पहले भी आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे इतना स्टडी नहीं करेंगे। अब सेकंड आपके यहाँ पे एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ मैरिज। जो सेक्शन 26 जो है ये बताता है कि अगर आप मैरिज को रोकने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, तो वो क्या होगा, वाइड होगा। मैरिज को रिस्टेन वाला करने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होता है। जैसे ए जो है बी को बोलता है कि आप पूरी उम्र के लिए शादी नहीं करेंगे, इसके बदले में आपको मैं 5 लाख रुपए देता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उसकी पर्सनल लाइफ को उससे छीन रहे हो। आप एक ऐसा उससे राइट छीन रहे हो जो उसका एक राइट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंडर जो उसका हमेशा उसका एक नेचुरल राइट रहता है। आर्टिकल 21 के अगेंस्ट आप जो है उसके साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे वो कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी शादी जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनर एग्रीमेंट, माइनर के साथ अगर मैरिज को स्टेन करने का एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वैलिड है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप किसी की शादी रोकने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप कभी भी लाइफ में मैरिज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट तो टोटली ही क्या है, वाइड है। लेकिन हाँ जी, लेकिन अगर मैरिज ऑफ माइनर, किसी भी पर्सन की जो कोई माइनर है, उसके गार्जियन के साथ शादी, आप एक एग्रीमेंट करते हैं कि आप अपने बच्चे की जो है शादी जो है इतनी एज 18 साल तक नहीं करवाएंगे या 21 साल तक नहीं करवाएंगे, तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, क्योंकि आप वहाँ पे उस माइनर की मैरिज को रोक नहीं रहे हैं, बस उसको पर्टिकुलर टाइम तक मैरिज करने से जो है रोक रहे हैं, उसको सदा हमेशा के लिए मैरिज करने से रोक नहीं रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शंस लिखा हुआ है कि देखिए, सेक्शन 26 of the mentions that the agreement in restraint of marriage are void. It has only one exception, marriage of a minor. Section 26 read as follow: every agreement is in restraint of marriage of any person other than a minor is void. This means that every person has a right that he shall marry and to
दैट पर्सन whom he like, no interference is allowed to in his right। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन जो है अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। लॉ व CPS के केसेस में द प्रिंसिपल इज प्रपोन्ड ऑन द विच इट इज़ बेस्ड, इट वाज सेड द मैरिज एंड द मैरिटल स्टेटस ऑफ द राइट ऑफ एवरी पर्सन। शादी करना या नहीं करना ये उसका राइट है एंड इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। देयर इज़ अ डिफरेंस in Indian law and English law inspect. The English law agreement in partial restraint of marriage are lawful, whereas in the Indian law all type of restraint are considered void। तो इंग्लिश लॉ में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इंडिया में कोई भी एक्सेप्शंस इसके जो है नहीं है। पार्शियल रिस्ट्रेनमेंट मीन्स दैट द मैरिज कुड बी डन बट विद अ पर्टिकुलर पर्सन। तो आपने बड़ी बात देखा होगा, एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा कि एक पर्सन सेकंड पर्सन को बोलता है कि आप सी से शादी मत करिए, उसके बदले में आपको जो है मैं 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए दूंगा। तो वो पॉसिबल है, वो स्ट्रेनिंग ऑफ द मैरिज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप उस पर्सन को जो है शादी करने से नहीं रोक रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोक रहे हैं। लेकिन आप शादी को रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, वो पूरी उम्र में शादी नहीं कर पाएगा। तो पार्शियल रिस्ट्रेनमेंट अगर लगाई जाती है तो वहाँ पे मैरिज जो है वो पॉसिबल है, लेकिन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन वहाँ पे लगाया जाता है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो किसी तरीके की मैरिज को रिस्ट्रेन करने वाला एग्रीमेंट वो वाइड नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ पे पार्शियल रिस्ट्रेन किया जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से आपको रिस्ट्रेन किया जाता है, बाकी आप कहीं पे भी शादी कर सकते हैं, तो वो फिर एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा एक माइनर को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट आप उसकी फैमिली के साथ करते हैं तो वो वाइड है। वैसे भी इंडिया में शादी की एज 18 साल है। आप 10 साल की उम्र में बच्चे की शादी कर रहे थे, लेकिन कोई पर्सन आता बोलता कि आप इसके 18 साल तक शादी मत करिए और इसके बदले मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो वो एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि माइनर तो वैसे भी 18 साल तक शादी जो है नहीं कर सकता। थर्ड आपके पास यहाँ पे सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। किसी भी पर्सन को आप ट्रेड से रोकने का एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते हैं कि आप कोई भी बिज़नेस नहीं करेंगे, किसी तरीके का कोई बिज़नेस आप जो है परफॉर्म नहीं करेंगे, इसके बदले में मैं आपको जो है इतने पैसे दूंगा, तो वो एग्रीमेंट भी क्या होगा, वाइड होगा। सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट मेंशंस दैट ऑल सच एग्रीमेंट शैल बी वाइड विच क्रिएट्स रिस्ट्रेंट इन एनी टाइप ऑफ द ऑक्यूपेशन, trade or business of a person। In similar words, agreement creating restraint in lawful trade, occupation and business are void। तो अगर आप किसी को जो है उसको ट्रेड करने से, कोई ऑक्यूपेशन करने से, कोई बिज़नेस करने से रोक रहे हैं कि वो आप किसी भी तरीके का कोई भी बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, इस तरीके का एग्रीमेंट किसी सेकंड पार्टी के साथ कर रहे हैं, तो वो भी कोर्ट में जो है इन्फोर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप उस पर्सन का जो राइट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं, आप उनको जो है उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एवरी पर्सन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक पर्सन को राइट है कि वो ट्रेड कर सकता है, कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस जो है कर सकता है। दिस फ्रीडम कैन नॉट बी interpreted except in certain situations। freedom of trade, occupation and business are also according to the public policy। तो ये पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और इनको जो है रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता है। पर यहाँ पे इसके भी एक्सेप्शंस हैं, लाइक बट इट इज़ इंपॉर्टेंट है दैट द रीजनल रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन बिजनेस शैल नॉट बी मेक एन एग्रीमेंट वॉइड। लेकिन आप किसी भी बिजनेस पे, ट्रेड पे या ऑक्यूपेशन पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं और वो जो है एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। देखिए एग्जाम्पल आपके पास, जैसे इफ़ टू नेबरर लैंड ऑनर्स एग्री दैट दे शैल नॉट ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर द कैटल ऑन देयर लैंड ऑन द सेम डे, व्हेन सच एग्रीमेंट शैल नॉट बी वाइड बिकॉज इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ पार्टी। दो नेबरर हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी खासी लैंड है, वो एक ही दिन पे अपनी ज़मीन पे जो है पशुओं का व्यापार जो है करने का एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप एक ही दिन हम जो है नहीं करेंगे, एक दिन आप करेंगे और एक दिन आप करेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि ये जो एग्रीमेंट है वो बिज़नेस को रिस्ट्रेन कर रहा है, ट्रेड को रिस्ट्रेन कर रहा है, क्योंकि इसमें दोनों का इंटरेस्ट वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो अगर दोनों ही एक ही दिन में कोई फेयर ऑफ कैटल करते हैं, कैटल की मार्केट लगाते हैं, तो इससे ना तो एक को फ़ायदा होगा ना तो दूसरे को फ़ायदा होगा। इससे अगर वो एक एग्रीमेंट कर ले जिससे पर्टिकुलर डेट को एक ही लैंड पे जो है वो मार्केट ऑफ कैटल से लगेगी और किसी दूसरे दिन जो है उसकी लैंड पे जो है मार्केट ऑफ कैटल लगेगी, तो उस कंडीशन में ये एग्रीमेंट जो है वैलिड माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे है सेल ऑफ गुडविल। सेल ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है कि जब आपने अपना कोई बिजनेस जो है जिसका अच्छा खासा नाम था, आपने उसको सेल कर दिया किसी सेकंड पर्सन को,
तो फिर सेकंड पर्सन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि आप उस लोकेलिटी में उसी बिज़नेस को फिर से नहीं करेंगे, क्योंकि इससे सेकंड पर्सन का जो बिज़नेस होगा वो कहीं ना कहीं पर ख़राब होगा, उसको नुकसान हो सकता है। आप एक शूज़ का बिज़नेस करते हैं और आपकी अच्छी खासी जो है उसमें नाम बन चुका है मार्केट में, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिससे आप अपना सारा जो है बिज़नेस जो है आप किसी सेकंड पर्सन को बेच देते हो, अपने नाम उस शूज़ कंपनी के नाम के साथ ही बेच देते हो। तो फिर सेकंड पर्सन जो आपके साथ एग्रीमेंट कर सकता है कि आप इस तरीके का कोई भी बिज़नेस जो है फिर से नहीं करेंगे, अदरवाइज़ जो है बी को यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि वो पहले से उस काम को अच्छे से करता हो। जब फिर से जो वो मार्केट में आएगा तो लोग फिर उसकी तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे गुडविल जो है सेल, अगर गुडविल की सेल कर दी जाती है तो वहाँ पे भी वो ट्रेड को रोकने वाला एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। वेयर द गुडविल ऑफ एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस इज सोल्ड, दैट द बायर शैल हैव एग्रीमेंट विद द सेलर दैट द सेलर शैल नॉट डू एनी सच बिजनेस विद द लोकल लिमिट ऑफ द specific time which shall be done by the buyer with the that goodwill। तो उस पर्टिकुलर एरिया में वो जो है फिर उस तरीके का बिजनेस जो है नहीं कर सकता, इस तरीके का एग्रीमेंट जो है किया जाता है। तो ये ट्रेड को रिस्ट्रेन करने वाला एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। 4 थिंग्स आर नेसेसरी, इस ऐसे सेल ऑफ गुड के लिए 4 थिंग जरूरी है। एक ही जैसे बिजनेस हो, लोकल टाइम विद इन द लोकल लिमिट्स होना चाहिए, बायर वाज डूइंग सच बिजनेस, बायर उस बिजनेस को कर रहा है, अब द रिस्ट्रेन इज रीजनेबल इन द आई ऑफ कोर्ट, और रिस्ट्रेनमेंट जो है कोर्ट की नज़र में वैलिड है। तो यहाँ पे देखिए MS गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोका कोला केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द provisions related to the agreement in strain of trade shall not apply in such matter in which they are prohibited only for the time of existence of contract, if they are applied even after the termination of the contract then these shall be void। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लोकल टाइम के लिए पर्टिकुलर टाइम तक ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, या उससे बाद भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई तो वो फिर एग्रीमेंट जो है वाइड हो सकता है। इसके अलावा आपके पास सेकंड एक और एक्सेप्शन है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अगर आपने कोई पार्टनरशिप बनाई हुई है, वहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वेयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म दैट द पार्टनर शैल नॉट कैरी अ सिमिलर और अदरवाइज एनी ट्रेड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे पार्टनर के बीच में हमेशा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है कि जब वो किसी पार्टनरशिप में हो तो वो उसी तरीके का सिमिलर बिजनेस जो है नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि एक फर्म बनाई गई है जिसमें सारे पार्टनर मिल के एक काम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें से एक पार्टनर जो है उसी काम को सेपरेटली खोल लेता है, तो इससे सभी को नुकसान होगा। इसलिए जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ऐसा किया जाता है कि वो किसी तरीके का काम नहीं करेंगे, तो वो ट्रेड को रोकने वाला नहीं माना जाएगा। इसके अलावा डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप जो है डिज़ोल्व हो जाती है, जब पार्टनर जो है वो उस फर्म को छोड़ देता है या फिर किसी तरीके से उनके बीच में एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है पार्टनरशिप का, तो उस टाइम पे भी ये एग्रीमेंट बना लिया जा सकता है कि इसी तरीके का सिमिलर बिजनेस जो है वो पार्टनर जो है जब इस फर्म को छोड़ देगा तो वो बाहर जाके नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे भी जो है बाकी फर्म को जो है नुकसान जो है हो सकता है। तो पार्टनरशिप के केसेस में जब भी कोई पार्टनर जो फर्म के साथ जुड़ता है तो वो कोई सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, और जब वो फर्म को छोड़ के जाता है या डिसोल्यूशन जो है हो जाती है पार्टनरशिप की, उस टाइम पे भी एग्रीमेंट बनाया जा सकता है कि वो इसी तरीके का सिमिलर बिजनेस जो है नहीं करेंगे। तो अब आपके पास फोर्थ यहाँ पे एक यहाँ पे वाइड एग्रीमेंट की बात हो रही है, वो है एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सॉरी। तो लीगल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं लगाया जा सकती है। अगर ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है तो वो भी शुरू से ही क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। जैसे 2-3 पर्सन ने मुझे ग्रीवियसली हर्ट यहाँ पे कर दिया, इंजर मुझे कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे इंजरी हो गई है, और वो 2-3 बंदे मेरे पास आकर मुझे बोलते हैं कि आप हमारे अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं करेंगे, इसके बदले में हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। तो ऐसा एग्रीमेंट अगर दोनों पार्टीज आपस में करती हैं तो वो एग्रीमेंट भी क्या माना जाएगा, वो अनलॉफुल माना जाएगा, वाइड माना जाएगा, क्योंकि आप मेरे राइट, मैं उनके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता हूँ, FIR दर्ज करा सकता हूँ, ये मेरा राइट है, आप उसके राइट को छीन रहे हैं। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो भी एब इनिशियो क्या माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ है तो कोर्ट में जाके उसको आप इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते। वो पार्टियाँ कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकती हैं कि हमने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है और ये हमारे अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इफ़ एन एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट इफ़ एनी सूट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड शैल बी वॉइड। अगर कोई ऐसा
एग्रीमेंट बनाया जाता है, यहाँ पे ये बोला जाता है कि आप स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है केस फाइल नहीं करेंगे किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो ऐसी सेक्शन जो होगी वो क्या होगी, वॉइड यहाँ पे मानी जाएगी। इसका भी यहाँ पे एक्सेप्शंस है। अगर एक्सेप्शन की बात करें यहाँ पे, अबव अरेंजमेंट आल्सो टू एक्सेप्शंस, आपके पास टू एक्सेप्शन जहाँ पे है। एक है वेयर एन एग्रीमेंट इज़ फॉर द सॉल्विंग अ डिस्प्यूट बाय द आर्बिट्रेशन देयर इट शैल बी नॉट द कंसिडर टू बी एन एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा था कि अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है किसी भी कोर्ट में जाके किसी भी एग्रीमेंट के अंडर, तो हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग भी कोर्ट की तरह ही होती है, जहाँ पे आर्बिट्रेटर जो है अवार्ड देता है दोनों पार्टियों को सुनने के बाद। तो वहाँ पे जो है अगर उस केस को ले जाने की बात होती है तो ये रिस्टेनमेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग जो है नहीं माना जाएगा। वेयर एनी रिटन कॉन्ट्रैक्ट टू और मोर पर्सनस ऑन अ क्वेश्चन विच हैड ऑलरेडी अरोज बिटवीन देम एग्रीज टू रेफर द आर्बिट्रेशन, अगर किसी मान लीजिए किसी पार्टनरशिप एक्ट के पार्टनरशिप फर्म जो बनाई गई है उसके अंडर ही ये एग्रीमेंट किया गया था जब पार्टनरशिप फर्म बनी थी कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम उसको कोर्ट में ना ले जाके आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे, तो वो भी जो एग्रीमेंट होगा वो भी वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी की कोर्ट के राइट कम नहीं हो रहे हैं या ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ वहाँ पे अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर के पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि आर्बिट्रेटर के वहाँ पे डिसीजन जो है जल्दी होता है, उसका डिसीजन बाइंडिंग भी होता है और कम समय में जो है कोर्ट की जैसी इतनी फॉर्मेलिटी फॉलो वहाँ पे नहीं होती है। तो आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि अब उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग ना स्टार्ट करके आर्बिट्रेशन के पास जो है जाया जा सकता है। तो यहाँ तक ही देखते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।